स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11। तो आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लास्ट सेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला सेशन अटेंड करने वाले हैं। तो इस सेशन में मैं आप लोगों को कुछ लिमिटेड एमसीक्यूज ही समझाने वाली हूँ, बट विथ फुल एक्सप्लेनेशन। मतलब हर एक ऑप्शन को पूरा क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और वो जो भी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू होगा उस टॉपिक को हम फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर एक ओवरऑल रिवाइज हो जाए और क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और उसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, in DNA structure Nobel Prize was given to मैक्रिया, विल्किंस, फ्रैंकलिन, पॉली या फिर वॉटसन एंड क्रिक। तो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद हो और पता हो तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसा होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। द मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर कहा जाता है इसे। अब डीएनए कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ जिनको भी डाउट है डीएनए के ओरिजिन में। सबसे पहले देखो, एक सेल होती है, उस सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, है ना। वो क्रोमेटिन थ्रेड्स सेल डिवीजन के टाइम पर कंडेंस हो जाएंगे और वो एक क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेंगे। आपको एक क्रोमोसोम विजिबल होगा। उस क्रोमोसोम के अंदर क्या है? वो क्रोमोसोम किस चीज से बनी हुई होती है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए से बनी हुई होती है। डीएनए किस चीज से बना हुआ होता है? डीएनए इज बेसिकली अ न्यूक्लिक एसिड, अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल से। न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल से। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो बेस पेयर्स होते हैं ना, बेस के पेयर्स होते हैं प्लस शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्लस शुगर। और ये बेस पेयर्स कैसे होते हैं? नाइट्रोजनस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स प्लस शुगर। इसे हम कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल, जो कि कॉम्पोजिशन है न्यूक्लिक एसिड का। एंड डीएनए इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कैसे इसकी पैकेजिंग होती है? बिकॉज ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन के ऑक्टामर्स यानी कि 8 हिस्टोन के प्रोटीन्स चारों तरफ से इसको कस के बांध देते हैं और इसकी पैकेजिंग हो जाती है। तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है बेसिकली। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलो अब एक और छोटे से टर्म की हम लोग बात कर लेते हैं। एक छोटा सा टर्म जिसे हम जीन बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं ना एक डीएनए के स्ट्रैंड में, छोटे छोटे सेगमेंट्स, उनको हम जीन बोलते हैं, जो किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली वहाँ पर हो क्या रहा होता है, उस छोटे से सीक्वेंस में, डीएनए के उस छोटे से सीक्वेंस में, छोटे से पार्ट में किसी भी ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और उसी को हम कहते हैं जीन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास ऑन होती है। तो आई गेस कि डीएनए, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, जीन, ये सब का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ पर है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के जो अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो मैट्रिक्स या फिर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और ये तो डीएनए थ्रेड वगैरह है। एक और डेंस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। चलो
अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। एसिड हाइड्रोलेज इज फाउंड इन, व्हाट इज अ एसिड हाइड्रोलेज? एसिड हाइड्रोलेज क्या होता है? चलो एक एक करके हम लोग ना सारे ऑप्शंस को क्लियरली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा गोल्जी बॉडी। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं है, पर फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गोल्जी बॉडी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसका काम ही ये है कि जितना भी प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है उसको वो सारा ट्रांसपोर्ट होगा गोल्जी बॉडी में, और वो खुद भी प्रोटीन्स एंड लिपिड की सिंथेसिस और स्टोरेज करेगा और सिक्रीशन भी करेगा विथ सम एंजाइम्स आल्सो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्टोरेज सिंथेसिस एंड सिक्रीशन of proteins, lipids and some enzymes। ठीक है, तो ये हो गया गोल्जी बॉडी के बारे में। अब अगला ऑप्शन है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको फिर से ध्यान में आ रहा होगा, ER के बारे में भी मैंने कुछ बताया था आप लोगों को। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कौन कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, और जो SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर लिपिड की सिंथेसिस हो रही होती है, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे हो रही होती है? क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स के बीच लगे हुए होते हैं और राइबोसोम का काम ये प्रोटीन सिंथेसिस करना। लिपिड सिंथेसिस क्यों हो रही होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? बिकॉज उसकी जो स्मूथनेस है वो लिपिड के सिंथेसिस के ही वजह से हो रही है। नाउ अब हम आ जाते हैं ना चौथे वाले में, वैक्यूल में पहले हम लोग आ जाते हैं। वैक्यूल क्या है? सबसे पहले तो इट इज present only in plant cell, only in plant cells। एनिमल सेल में भी छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन किसी किसी में नहीं भी होते, पर प्लांट सेल में ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव और लार्ज इन साइज होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इसका जो कवरिंग होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, covered by membrane, उसको क्या कहते हैं? called टोनोप्लास्ट, है ना, called टोनोप्लास्ट। क्या काम होता है वैक्यूल का? टू प्रोवाइड turgidity and shape to the cell, फूड स्टोरेज के लिए भी ये वैक्यूल काम करता है, फूड स्टोरेज। ठीक है, चलो सारी चीजें हो गई। अब फाइनली जो ऑप्शन बचता है जहां पर एसिड हाइड्रोलेज सच में काम करती है वहां पर हम लोग आ जाते हैं। गोल्जी बॉडी में स्टोरेज, सिंथेसिस और सिक्रीशन है प्रोटीन, लिपिड और कुछ एंजाइम्स का। कहीं पे भी एसिड एनहाइड्रोलेज का नाम नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस और लिपिड की सिंथेसिस है, कहीं पर भी एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम का नाम नहीं है। वैक्यूल में तो दूर दूर तक किसी की भी सिंथेसिस या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो एसिड हाइड्रोलेज आखिर है क्या? हाइड्रोलेज मैंने आप लोगों को बताया था, जिस भी वर्ड के आगे सफिक्स में एज आ जाता है तो समझ जाना वो किसी एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी तरह का एंजाइम है। और जब हाइड्रोलेज हो जाता है ना, हाइड्रोलेज, तो आप समझ जाओ कि ये लाइसिस करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किसी चीज़ की। ठीक है, ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है ये। तो लाइसोसोम को हम इसीलिए कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ
द सेल। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जिसके वजह से ये पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए केपेबल होता है, उसका डिस्ट्रक्शन कर देता है, ताकि कोई भी अगर वायरस का अटैक हो गया है, किसी बैक्टीरिया का अटैक हो गया है, तो एक सेल से वो दूसरे सेल में फैल ना जाए, तो इससे पहले ही वो उस सेल को ही मार देता है। या फिर अगर वो सेल अच्छे तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो फिर वो खुद ही अपने सेल को मार देगा। इसीलिए कहते हैं इट इज़ अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल के ही अंदर रह रहा है और खुद को ही मार रहा है, अपने ही घर को ख़त्म कर रहा है। एक और रीज़न है, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उनकी भी तो लाइफ स्पैन एक लिमिटेड टाइम पीरियड की होती है। तो अगर कोई सेल ऑर्गेनल डेड हो चुका है और अब उसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है सेल के अंदर, तो उन सारे सेल ऑर्गेनल्स की डाइजेस्टिंग वो कर देता है, वो उसे डाइजेस्ट करके ख़त्म करके अलग कर देगा, ठीक है, ठिकाने लगा देगा उसको, बिल्कुल। चलो, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया अबाउट लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? वर्शो, श्लिडन एंड शॉन, रॉबर्ट हुक, बारबरा मैक्लिंटॉक। तो अगर हम लोग ऑप्शन वाइज चले तो आपको मैंने बताया था कि वर्शो, जिनका नाम पूरा नाम है रुडोल्फ वर्शो, उन्होंने क्या किया था? एक एडिशनल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी, थ्योरी फॉर्मुलेटेड इन सेल थ्योरी, और वो क्या थी? एक सिंगल लाइन ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स अराइव और ओरिजिनेट फ्रॉम pre-existing cells। ये काम किया था रुडोल्फ वर्शो साहब ने। अब हम बात करते हैं मेन, श्लिडन एंड शॉन की, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। यहाँ पे मैंने किया नहीं ना टिक मैंने कहीं पर भी नहीं किया, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है श्लिडन एंड शॉन। बच्चों, सबसे पहले सेल थ्योरी इन्होंने ही फॉर्मुलेट की थी। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय श्लिडन एंड शॉन, जिसमें श्लिडन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे और शॉन जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। रॉबर्ट हुक, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक? आपको कई बार मैंने समझाया, फिर से बता देती हूँ। ये क्या हो गया? वेट, Robert Hooke was the first person who discovered a cell in bottle cork in 1665. If I'm not then this year is right, 1665 ही था। ओके, रॉबर्ट हुक हो गया। बारबरा मैक्लिंटॉक, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका, और सिलेबस में भी शायद इस साइंटिस्ट का कुछ खास नाम मेंशन नहीं है, तो लेट्स लीव इट, ठीक है। सबका हमें एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं होता। तो वर्शो, श्लिडन एंड शॉन और रॉबर्ट हुक, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सेल के चैप्टर में, और इनफैक्ट इस पूरे बायोलॉजी के अंदर। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर श्लिडन एंड शॉन होगा, क्योंकि उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी, राइट। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड दैट इज क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है ना, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट इम्पार्ट करता है प्लांट्स को, वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, और क्लोरोफिल इज अ काइंड ऑफ पिगमेंट,
इज अ काइंड ऑफ पिगमेंट। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन है ग्राना, पैरानॉइड, स्ट्रोमा या बोथ ए एंड सी, है ना। तो चलो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, आपको मैं बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, वो दिखता कैसा है। तो आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो अगर हम उसको कट करके देखेंगे अंदर में क्या चीज़ें हैं भाई, तो सबसे पहले मैं इसको ना लेबल कर देती हूँ, आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलेगा एक पाइल जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कॉइन की तरह, अ कॉइन सैक लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का, ठीक है, एक कॉइन जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और थैलाकॉइड के अंदर, क्योंकि वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, अंदर में कुछ भरा हुआ है, उसके कॉइन की जैसा है तो, पर अंदर में स्पेस है, कुछ भरा हुआ है। तो क्या भरा हुआ है? ल्यूमेन भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड या फिर सिर्फ ल्यूमेन। तो ये है थैलाकॉइड। और अगर आप जैसे सिक्कों को आप एक पाइल में अरेंज करते हैं ना, एक का सिक्का सारा एक पाइल में अरेंज कर दिया, 2 का सिक्का एक साथ, 5 के सिक्के एक साथ, वैसे ही थैलाकॉइड को अगर आप पाइल में अरेंज करते हो तो इस पूरे पाइल को हम कहते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं हम? ग्रैनम। उसके अलावा ये छोटे छोटे ना डॉट्स जो आप देख रहे हो, तो समझ जाओ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड जैसा कुछ फिल है, पानी की तरह, लिक्विड की तरह कुछ फ्लूइड जैसा कुछ फिल है, और इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। एक तरह से आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं उसको, क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये जो पाइल लाइक स्ट्रक्चर है ना, पूरे क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे जगह पर ऐसी पाइल्स आपको दिखने को मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही मेरे जैसा बनाते जाना है, तो देखना मज़ा भी बहुत आएगा इसको बनाने में। देखो मान लो इतना बनाया, इतना ही बनाया मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया, मान लो यहाँ पर इतना ही बनाया, ठीक है। पाइल होना चाहिए, बस एक थैलाकॉइड नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है। अब इतने सारे जो ग्रैनम है, ग्रैनम एक सिंगल पाइल और बहुत सारे पाइल्स हैं, तो हम उसे ग्रैना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रैना। ये तो समझ में आ गया। एक और चीज़ है, किसी भी एक ग्रैनम के एक थैलाकॉइड से जब दूसरे ग्रैनम का एक थैलाकॉइड कनेक्टेड होता है, ठीक है, इस तरह से देखो, ध्यान से देखो, ऐसा करके मान लो ये वाला जो है इसके साथ कनेक्टेड है, कोई भी एक थैलाकॉइड किसी भी ग्रैनम का दूसरे ग्रैनम के थैलाकॉइड से कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। स्ट्रोमल लैमेली। अब बात करते हैं मेन चीज की कि भाई क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये सब तो समझ में आ गया। तो बेटा जी क्लोरोफिल जो आपका ग्रीन पिगमेंट देने वाला जो पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट, वो सारे पिगमेंट थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। थैलाकॉइड क्लोरोफिल is present in its, लिख देती हूँ, its membrane, यहाँ पे लिखा ना थैलाकॉइड, its membrane। इसको ना मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कैसे करूँ हाईलाइट? कौन से कलर से? इस कलर से कर देती हूँ। भाई ये तो कुछ और ही हो गया, अब क्या करूँ? इरेज कर दूँ? हाँ हो गया। हाइलाइटर वो तो ग्रीन हो जाएगा, येलो और वो मिलके, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? वॉयलेट से करके देखूँ, दिख भी रहा है कुछ? भाई साहब ये तो होली वाला कलर दिख रहा है मुझे, तो ये मिट ही गया, ये ना मिट ही गया। चलो इसको मिटा ही देते हैं, जब तुम मिट ही गए हो। ओह शिट, ये क्या हो गया? अच्छा बच गए बच गए। जब तुम मिट ही गए हो बेटा, तो तुमको मिटा ही देती हूँ मैं।
मुझे लगा ना ये एक ही बार में सारा ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका, फिर तो मुझे फिर से बनाना पड़ता और मेरी जान निकल जाती। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स मेम्ब्रेन। अब आपके ऑप्शन में कहीं पर भी थैलाकॉइड तो लिखा हुआ है नहीं, लिखा है ग्रेना, पायरेनॉइड, स्ट्रोमा या बोथ ए एंड सी। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको पता होगा कि थैलाकॉइड के ही पाइल को तो ग्रेना बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो ग्रेना बना ही थैलाकॉइड से, अब उसके थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में चिपका हुआ है क्लोरोफिल पिगमेंट और आपके ऑप्शंस में थैलाकॉइड नहीं लिखा है, तो मोस्ट सूटेबल आंसर आपका क्या होगा, ग्रेना ही तो होगा। सो द आंसर विल बी ग्रेना। आई होप कि अब आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको सारे के सारे लेबलिंग, सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यूकैरियोट इंक्लूड करता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस। एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय eukaryotes and prokaryotes दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस विथ उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर का जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। यहां पर क्या होगा, पहला डिफरेंस प्रोकैरियोट्स में जीनोम, जीनोम का क्या मतलब होता है, सर्कुलर डीएनए नेकेड इनसाइड साइटोप्लाज्म, नेकेड साइटोप्लाज्म लिख रही हूँ मैं, सिर्फ नेकेड इनसाइड होगा ना, नेकेड इनसाइड साइटोप्लाज्म इज फाउंड इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें क्या होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए ही प्रेजेंट होता है जिसे हम जीनोम बोलते हैं। अगला डिफरेंस ये होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या होगा, नो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। नो मेम्ब्रेनस, कोई भी मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेल नहीं होती, नो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट। तीसरा क्या होगा, इसका जो सेल वॉल होता है, यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल होता है वो उसका कॉम्पोजिशन क्या है, सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। जबकि प्रोकैरियोट्स के जो सेल वॉल है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड म्यूरामिक एसिड, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक तीन डिफरेंस भी आप लोगों के लिए बहुत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट या सारे के सारे ही यूकैरियोट्स है, तो आपको मैंने ये भी बता दिया था, है ना। यूकैरियोट्स में कितने मेंबर्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स। और ये प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ आपके
मोनेरा के मेंबर्स आ जाएंगे, जिसको हम बैक्टीरिया की फैमिली भी बोल सकते हैं। क्या लिख रही हूं मैं? बैक्टीरियाज, ऑल द बैक्टीरियाज विल बी इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोट्स, और उनके अंदर में ये प्रोकैरियोटिक सेल ही पाया जाएगा। तो ये वाला आंसर भी आप लोगों को पता चल गया, द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। 6th क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक, फॉस्फोलिपिड फॉर्म अ बाइमोलिक्यूल लेयर इन मिडिल पार्ट, या फिर प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम अ मिडिल लेयर। तो आपका क्या आंसर होगा? आप लोगों को मैंने बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसी होती है, क्या क्या होता है उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये वाला मॉडल दिया किसने था? सिंगर एंड निकलसन, सिंगर एंड निकलसन, क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इतना अच्छा तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसका जो अरेंजमेंट है लिपिड और प्रोटीन का, वो बहुत यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वो मोज़ेक के फॉर्म में, मतलब कि जैसे आपने चेस बोर्ड देखा है तो हर ऑल्टरनेट पोजीशन पे वाइट और हर ऑल्टरनेट पोजीशन पर ब्लैक होता है ना, वाइट के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद वाइट, वाइट के बाद ब्लैक, ऐसे करके, तो उसी को हम मोज़ेक बोलते हैं। मोज़ेक उसी को बोला जाता है। पहले ना कुछ लोगों के घर में मोज़ेक की फर्श भी होती थी, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में उसके कलर्स प्रेजेंट होते थे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे लिपिड के बाई लेयर में। बाई लेयर किस चीज की होती है? लिपिड की होती है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड फॉर्म अ बाई मॉलिक्यूलर लेयर इन मिडिल पार्ट, ये गलत हो जाएगा। दोनों साइड में लिपिड होती है और बीच में प्रोटीन्स होती है। जो बीच में प्रोटीन पाई जाएगी उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, और जो किनारे किनारे लिपिड की लेयर के किनारे किनारे प्रोटीन पाई जाएगी उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। तो इस तरीके से सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन में पेरिफेरल प्रोटीन होता है, मिडिल में इंटीग्रल प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको बताना है कि इसका आंसर होगा क्या। तो जो अपर लेयर होता है ना, वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लिपिड की बाई लेयर होती है, यानी कि ऊपर और नीचे लिपिड का जो लेयर प्रेजेंट होता है, वो उसमें लिपिड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर पार्ट और एक होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट पोलर है या नॉन पोलर है? एक्चुअली अपर पार्ट इज पोलर और नीचे वाला पार्ट नॉन पोलर होता है। तो ये वाला आंसर भी गलत हो गया। तो एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअल में आंसर होगा पोलर लेयर, दैट इज हाइड्रोफोबिक। तेल और पानी कभी भी साथ नहीं हो सकते। लिपिड क्या है? एक तरह का डेरिवेटिव है ना ऑयल का, उसी से तो ऑयल्स बनते हैं। तो लिपिड हमेशा हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, वो अगेंस्ट वाटर होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर आप रोल ध्यान से सुनो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है? एक सिलेक्टिव सब्सटेंसेस, सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही अलाउ कर रही है टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर वो जा सके। अगर वो हाइड्रोफोबिक ना होके हाइड्रोफिलिक होती तो हम जितना भी पानी पी रहे होते ना, सारा पानी सेल में घुस गया होता, हम फूल के ना पानी के गुब्बारे हो जाते, मतलब कि बलून को पानी से भर दिया जाता है ना, वैसे हो जाते। वैसे हम नहीं है ना। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी लिपिड की बाई लेयर है, दोनों साइड से लिपिड प्रेजेंट है और प्रोटीन कहीं कहीं पर प्रेजेंट है अनयूनिफॉर्मली, कोई भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो द आंसर विल बी पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस एंड प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? राइबोसोम में हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, या फिर गोल्जी
बॉडीज में हो रही है। कहाँ हो रही है प्रोटीन की सिंथेसिस? ऑब्वियसली राइबोसोम में होगी बच्चों। तो राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोसेस है, पहला इनिशियल प्रोसेस है। तो क्लोरोप्लास्ट पता चल गया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वहां पर एटीपी या फिर एनर्जी जनरेट हो रहा होता है ना। गोल्जी बॉडीज का काम मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया। इट हैज द वर्क टू स्टोर, synthesize and secrete proteins, lipids and enzymes according to the need of the cell. तो यहाँ पे protein synthesis will take place in ribosome. Next question पे चलते हैं. Which of the following organelle is present in highest number in secretory cell? Secretory cell क्या होता है? Secretion करने का काम कौन से cell organelle का है? ध्यान से याद करने की कोशिश करो, कौन से सेल ऑर्गेनेल का है। अच्छा सोचो, बाकी के ऑप्शंस के बारे में सोचो। वैक्यूल किसी भी चीज की सिक्रीशन नहीं कर रहा, तो ये तो नहीं होगा। वैक्यूल का क्या काम है? टर्जर प्रेशर को मेंटेन करना। सेल के अंदर जितना बड़ा वैक्यूल होगा उतना ज्यादा टर्जर प्रेशर होगा, सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर एक्सर्ट होगी, जिसके वजह से सेल का जो शेप होता है वो बिल्कुल इंटैक्ट होता है। ये होता है काम वैक्यूल का। लाइसोसोम, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एनहाइड्रिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वो सेल की लाइसिस कर सकता है, तो सेल को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो यहाँ पे तो कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि सिक्रीटरी सेल का जैसा कोई रोल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगी ना, तो वो सिक्रीशन नहीं कुछ कर रही होगी, वो ज्यादा से ज्यादा लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही होगी। आपको मैंने बताया था गोल्जी बॉडी का काम है स्टोरेज, सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स और लिपिड्स और बहुत अलग अलग तरह के बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी। तो अगर सिक्रीटरी सेल गोल्जी बॉडी है तो ज्यादातर अमाउंट में अगर सिक्रीटरी सेल्स है किसी भी पोर्शन ऑफ द ऑर्गन में, तो वहां पे ज्यादा गोल्जी बॉडीज होंगी। और गोल्जी बॉडी का ही दूसरा नाम डिक्टियोसोम होता है प्लांट की सेल्स में, ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडीज। डिक्टियोसोम जो है ना बच्चों, प्लांट सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ही हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो द आंसर विल बी डिक्टियोसोम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड इन, सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान से सुनो, साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम फ्रीली प्रेजेंट होते ही होते हैं, तो ये तो होगा ही आंसर। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को सेल्फ ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। सेमी ऑटोनॉमस cell organelle, they have their own DNA, RNA and 70S टाइप का राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन सारे ही ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं
सब में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एक सेल के अंदर ही है ना सारी चीजें, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। चलो अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में ही है, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है, तो एक प्यारा सा ऑर्गेनल है ये। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन या रिडक्शन, किस चीज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल होता है, वो वर्क किस चीज के लिए करता है? ऑब्वियसली इतने 2-3 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम के बारे में पढ़ लिए, सो विदाउट एनी डाउट इट इज सिक्रीशन। सिक्रीशन के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स वर्क करता है। सो बच्चों यहाँ पर हमारा सारा क्वेश्चन, सारे के सारे 10 MCQs अच्छी तरीके से सॉल्व हो गए विथ फुल एक्सप्लेनेशन। आई जस्ट होप कि आपको सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल का एक रफ आइडिया फिर से मिल गया होगा और एक अच्छा खासा आपके पास रिविजन सॉर्ट ऑफ मेमोरी तो बन गई होगी सारे के सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में, एंड दैट वाज द मोटिव ऑफ दिस सेशन आल्सो। तो आप लोग का काम ये है कि इस लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि अगला लेक्चर आपको कौन से चैप्टर से चाहिए। आई विल ट्राई कि 2 से 3 लेक्चर में मैं उस चैप्टर को ख़त्म करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ की प्रैक्टिस करवाऊँ। तो अगर बच्चों ये आज का सेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव अ लाइक और कमेंट करके बता देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड साथ में पढ़ाई करो, मज़े करो, खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।